की सतह पर हुए धमाकेदार विस्फोट की वजह से धरती की ओजोन लेयर पूरी तरह नष्ट हो गई और धरती पर किसी भी जीव का बच पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। इस विस्फोट को सोलर फ्लेयर कहा जाता है। अब हालात इतने बुरे थे कि अगर कोई भी सीधी धूप में चला जाता तो वो जलने लगता। इस घटना के 15 साल बाद हम फिंच नाम के एक इंजीनियर को देखते हैं जो अपने रोबोट पार्टनर ड्यूई के साथ बाहर कुछ खाने का ढूंढ रहा था। सूरज की जानलेवा यूवी रेस से बचने के लिए उसने एक खास किस्म का सूट पहना था जो उसके पूरे शरीर को बचाता था रेडिएशन से, और साथ ही अगर रेडिएशन का स्तर और बढ़ने लगता तो उसे पहले ही बता देता कि कहीं छुप जाओ। खैर, फिंच कुछ गुनगुनाते हुए ड्यूई के साथ एक स्टोर में पहुंचा जहां से उन्होंने डॉग फूड के साथ साथ बाकी सामान भी इकट्ठा किया। वहीं जमीन पर बहुत सारी लाशें पड़ी थी पर उन्होंने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। काम पूरा होने के बाद फिंच ने इस बिल्डिंग पर एक निशान लगा दिया ताकि अगली बार उसे याद रहे कि उसने इस बिल्डिंग को खाली कर दिया है। इसके बाद वो एक ट्रक में बैठ गया और नक्शे की मदद से एक सुनसान शहर में पहुंच गया जो चारों ओर से रेत से दबा हुआ था। वहां किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, इसीलिए फिंच गाड़ी को टक्कर मारकर रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक फिंच के सूट ने उसे सावधान किया कि आगे बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, तो फिंच ने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की। इसी हड़बड़ी में वो कुछ गाड़ियों से टकराता हुआ ऐन वक्त पर इस शहर से भाग निकला। कुछ ही देर में वो अपनी अंडरग्राउंड लैब में पहुंच गया। असल में ये जगह पहले उसी स्पेस एनर्जी कंपनी की थी जिसमें वो काम करता था। खैर, तूफान अब भी बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था पर फिंच ड्यूई को खींचकर बिल्डिंग में पहुंच गया और इस तरह उसकी जान बाल बाल बची। आखिरकार सुरक्षित होने के बाद फिंच ने अपना सूट और ड्यूई को अच्छे से साफ किया। फिर जब वो खुद नहा रहा था तो जोर जोर से खांसने लगा। तब ये खुलासा होता है कि खतरनाक रेडिएशन की वजह से वो कुछ ही समय में मरने वाला है। खैर, सब कुछ अच्छे से साफ करने के बाद फिंच अपने छोटे से कमरे में पहुंचा। उसे देखते ही उसका कुत्ता गुडियर कूदता हुआ उसके पास आया और फिंच ने उसे खूब प्यार किया। फिर उसने अपने कुत्ते को खाना दिया जो वो लेकर आया था, पर फिंच ने खुद सिर्फ एक ड्रिंक पी क्योंकि उसके पास खाने को बहुत कम चीजें बची थी। बाद में वो फ्रिज में रखे पीच कैन की ओर तरसती हुई निगाहों से देखता रहा, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को रोका और इस कैन को एक खास मौके के लिए बचा लिया। इसके बाद फिंच अपने मेन प्रोजेक्ट के काम में जुट गया। असल में वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा था जो उसके मरने के बाद भी गुडियर का ख्याल रखे। फिंच के एक रोबोट ने लाइब्रेरी की सारी किताबें स्कैन कर दी जिससे उनकी सारी जानकारी एक डेटाबेस में सेव हो गई और अब फिंच इसी डेटाबेस को ह्यूमनॉइड रोबोट के दिमाग में डालने वाला था। खैर, बीच बीच में वो थोड़ा ब्रेक लेकर अपने कुत्ते के साथ बॉल कैचिंग खेलता। फिर शाम को फिंच रेडिएशन पर एक किताब पढ़ रहा था तो वो काफी मायूस हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। इसीलिए अब सोने की बजाय उसने अपने रोबोट पर ही काम करना जारी रखा। उसने सर तो लगभग बना दिया था लेकिन बस आंखों की कमी थी, इसीलिए उसने डीन की आंखें निकाल ली और कहा कि बाद में तुम्हें नई आंखें लगा दूंगा। पर जैसे ही उसने अपने रोबोट को एक्टिवेट किया तो वो बोल तो नहीं पा रहा था मगर सर हिलाकर फिंच के सवालों का जवाब दे रहा था। उसे देखकर फिंच बहुत ज्यादा खुश था, इसीलिए उसने फटाफट उसके बोलने की प्रॉब्लम भी ठीक कर दी। आखिरकार रोबोट बोलने लगा जिसे देखकर उसका कुत्ता गुडियर थोड़ा डर गया और उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। फिर रोबोट ने अपना नाम जेफ चुना और अपने मालिक फिंच को बताया कि डेटाबेस में जितनी चीजें आपने डाली थी वो सब मैं जानता हूँ। उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से रोबोट को फिंच के सारे ऑर्डर्स मानने होंगे, जिसमें सबसे पहला था कि वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार फिंच ने जेफ को समझाया कि तुम्हारा असली मकसद है मेरे मरने के बाद गुडियर का ख्याल रखना। तभी अचानक बिल्डिंग की बिजली चली गई। फिंच ने बाहर जाकर विंड टरबाइन फिर से चालू की और इधर जेफ ने गुडियर से बात करने की कोशिश की मगर कुत्ते ने बस उसकी टांग पे पेशाब कर दिया और चलता बना। तभी अचानक फिंच को दूर से बहुत जबरदस्त तूफान आता दिखाई दिया तो उसने जल्दी से अंदर भागकर जेफ को वेदर स्टेशन से कनेक्ट कर दिया। तब ये खुलासा होता है कि अगले 24 घंटे में 4 अलग अलग तूफान टकरा कर एक बवंडर बना देंगे जो करीब 40 दिन चलेगा। इतने भयंकर बवंडर से बच निकलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, इसलिए फिंच ने जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का फैसला किया। अंत में उसने अपना पीचेस का कैन खाया और अपनी नाक से बहते खून को नजरअंदाज करके उसने नक्शे में देखा कि बचने का आखिरी रास्ता यही हो सकता है।
अब उन्हें पश्चिम दिशा में सैन फ्रांसिस्को शहर की ओर जाना होगा। इसके बाद फिंच ने जेफ की बॉडी को बनाने का काम पूरा किया और डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन इसके बाद भी उसने हिसाब लगाया कि काम सिर्फ 72% ही हो पाएगा, मगर उसके पास ज्यादा समय नहीं था। आखिरकार उसने रोबोट का शरीर उसके सर से कनेक्ट कर दिया और जेफ खड़ा हो गया। फिर फिंच ने उसे चलना सिखाया, जिसे देखकर गुडियर और भौंकने लगा। जेफ 2-4 बार तो लड़खड़ा कर गिर गया। इसके बाद फिंच ने अपना सारा जरूरत का सामान बांध लिया। इधर आंखें ना होने की वजह से ड्यूई बार बार चीजों से टकरा रहा था, इसलिए फिंच ने अपने सिक्योरिटी कैमरास का इस्तेमाल करके उसे नई आंखें दे दी। इसके बाद पूरी टीम आरवी में बैठकर निकल गई। रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके आसपास के सारे इलाके रेगिस्तान में बदल चुके हैं। तब फिंच ने उन्हें धरती के सुनहरे दिनों के बारे में बताया, जब यहाँ सुंदर फूल और जानवर हुआ करते थे। तभी उसने देखा कि जेफ के सर में एक स्क्रू ढीला था, इसीलिए जब वो सब एक नए शहर में पहुंचे तो फिंच ने एक जगह रुककर उसकी मरम्मत कर दी। जब फिंच काम कर रहा था तो जेफ ने उसकी पोस्ट कार्ड कलेक्शन देखी। फिंच सैन फ्रांसिस्को के पोस्ट कार्ड को खास संभाल कर रखता था, क्योंकि ये उसे उसके किसी करीबी ने भेजा था। फिर जेफ ने कहा कि मुझे तो सिडनी का पोस्ट कार्ड बेहद पसंद आया और वो वहाँ पर जाना चाहता है, लेकिन बिना हवाई जहाज के वहाँ जाना मुमकिन ही नहीं है। तो आखिर में उसने कहा कि कोई नहीं, सैन फ्रांसिस्को भी बढ़िया ही है, वहीं पे घूम लेंगे। आखिरकार मरम्मत पूरी होने के बाद फिंच ने कहा कि अब वो खाने के लिए कुछ ढूंढने बाहर जाएगा, लेकिन जब ड्यूई को पता चला कि इस बार फिंच उसकी जगह जेफ को अपने साथ ले जा रहा है तो ये सुनकर वो बहुत मायूस हो गया। खैर, जब वो सड़क पर निकले तो फिंच ने जेफ को सामान इकट्ठा करने के बारे में बताया और आखिरकार घूमते घुमाते वो एक मूवी थिएटर में पहुंचे। उसका दरवाजा एक मोटी जंजीर से बंधा हुआ था, मगर जेफ ने अपनी ताकत से बड़ी आसानी से इस दरवाजे को उखाड़ फेंका। फिर अंदर जाकर जेफ ने पहली बार शीशे में खुद को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उधर फिंच को एक पॉपकॉर्न का बैग मिल गया। उसने बाहर जाकर जेफ को दिखाया कि सूरज की किरणें इतनी तेज हैं कि सारे पॉपकॉर्न कुछ ही पलों में अपने आप भुन गए। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा कि तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। अब वो तुरंत आरवी में बैठ गए और शहर से भागे, मगर तूफान उन्हें अपनी चपेट में लेने ही वाला था। अब उनके पास आखिरी रास्ता यही था कि वो एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढे। तब फिंच ने जेफ की मदद से आरवी को तारों से बांध दिया ताकि तूफान उसे उड़ा ना ले जाए। फिंच अपनी बीमारी से काफी कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो जल्दी ही थक गया। तब जेफ ने उसे वापस आरवी में भेज दिया और खुद जोरों शोरों से मेहनत करके काम पूरा किया। अंदर फिंच ने गुडियर को एक कैबिनेट के अंदर भेजा और फिर सारी खिड़कियों को जल्दी से ढककर जेफ को आवाज लगाई। जैसे ही जेफ ने आखिरी तार बांधा तो तूफान उनकी आरवी तक आ पहुंचा, लेकिन जेफ भी ऐन मौके पर अंदर घुस गया। तूफान के टकराते ही आरवी जोरों से हिलने लगी। फिंच और जेफ थोड़े घबराए हुए अंदर रुके हुए थे। बाहर सभी तारें एक एक करके टूटने लगी और आखिरकार सिर्फ एक तार बची थी। काफी देर तक आरवी हिलती रही और आखिर में तूफान चला गया, जिसके बाद वो सभी आरवी से बाहर आ गए। फिंच ने देखा कि आखिर में वही तार बचा था जिसे जेफ ने पूरी जी जान से लगाया था। खैर, इस तूफान ने उनके एक टायर को भी खराब कर दिया था, तो जेफ ने अपने हाथों से आरवी को उठा लिया ताकि फिंच आराम से टायर बदल सके। फिर पूरी टीम ने रात वहीं गुजार कर आराम किया। अगली सुबह उन्होंने सोलर पैनल्स खोले और फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े। बाद में जेफ भी गुडियर पर भौंकने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है वो कुत्तों की भाषा सीख जाए। पर फिंच ने उसे समझाया कि चिंता मत करो, समय के साथ गुडियर तुम्हारे ऊपर भरोसा करना सीख जाएगा। बाद में जब वो रास्ते में थे तो जेफ ने उससे पूछा कि आखिर विश्वास होता क्या है, लेकिन फिंच को समझ नहीं आया कि आखिर वो उसे समझाए कैसे। तब उसने जेफ को एक कहानी सुनाई। जब वो अपनी पहली नौकरी में था तो उसके प्रोजेक्ट पर कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। तब फिंच ने अकेले ही सारी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्व की थी, मगर जब नाम देने की बारी आई तो उसने पूरी टीम का नाम दे दिया कि सबने मिलकर ये काम किया है। इस तरह उसने सबका भरोसा जीत लिया। मगर जेफ को ये कहानी कुछ खास समझ नहीं आई। लेकिन उसी समय फिंच को बहुत जोर से खांसी होने लगी। तब वो ब्रेक लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुक गए। उसने आरवी को एंट्रेंस पर छाया में पार्क कर दिया और बिना सूट पहने ही रेस्टोरेंट में भागा। पर तभी उसने देखा कि मेरी खांसी में तो खून आ रहा है। अचानक उसे गुडियर के भौंकने की आवाजें आई तो उसने देखा कि गुडियर जेफ के साथ बाहर आने को राजी नहीं था। तब फिंच खुद उसका पट्टा पकड़कर उसे रेस्टोरेंट में लेकर आया और जेफ से कहा कि तुम आरवी की रखवाली करो।
इधर फिंच गुडईयर के साथ खेल रहा था और वहीं जेफ ने ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाने ऑन कर दिए और फिर आरवी को चलाने की कोशिश की, मगर तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई। उसका शोर सुनते ही फिंच तुरंत दौड़कर बाहर आया। उसे देखते ही गुडईयर भी उसके पीछे आ गया। वो सूरज की किरणों में पैर रखने ही वाला था कि ऐन वक्त पर फिंच ने उसे रोक दिया। अब फिंच ने जेफ को डांटा और आरवी को बड़े ध्यान से वापस पार्क करने को कहा, लेकिन इस बार गाड़ी की टक्कर रेस्टोरेंट से हो गई। तब फिंच ने गुस्से से भरकर धूप में अपना हाथ आगे किया और जेफ को दिखाया कि ध्यान से देखो कितनी बुरी तरह से जलता है ये। वो गुस्से में जेफ पर चिल्लाने लगा कि तुम्हारी एक गड़बड़ की वजह से गुडईयर मर सकता था। बहुत सोच समझकर हरकतें किया करो, तुम्हारा असली ध्यान सिर्फ गुडईयर के ऊपर होना चाहिए। खैर बाद में जब वो अपनी मंजिल की ओर निकले तो फिंच ने देखा कि जेफ काफी उदास था। तो उसने सोचा कि मैं खुद जेफ को गाड़ी चलाना सिखाता हूँ। पहले तो जेफ को थोड़ी दिक्कत हुई और वो इधर उधर टकराता रहा, मगर जल्द ही उसे टेक्निक समझ आ गई और वो आराम से ड्राइव करने लगा। आखिरकार रात होने पर वो एक जगह रुक गए और मिलकर खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स देखी। अब पृथ्वी की ओजोन लेयर खत्म हो चुकी थी तो बड़ी आसानी से साफ साफ दिख रही थी। जेफ ने पूछा कि अगर सूरज की इतनी दिक्कत है तो वो रात में सफर क्यों नहीं करते। तो फिंच ने बताया कि लोग दर दर भटक रहे हैं, बहुत सारे भूखे लोग हैं, परछाइयों में छुपकर ही हमला करते हैं। फिर अगली सुबह जेफ ने गुडईयर को भौंकते सुना तो वो दौड़कर फिंच के पास गया। फिंच को उल्टियां हो रही थी और वो बुरी तरह कांप रहा था। जेफ ने उसका काफी ध्यान रखा और फिर उसे आराम करने को कहा। अब वो खुद ड्राइव करने लगा और जल्दी ही नए शहर में जा पहुंचा। तब जेफ ने गुडईयर को फिंच के साथ रुकने को कहा और खुद ड्यूई को साथ लेकर कुछ खाने का ढूंढने निकल पड़ा। पहले वो एक हॉस्पिटल में घुसे, लेकिन वहां पर ज्यादा कुछ नहीं मिला। जेफ ने ड्यूई को दरवाजे पर रुकने को कहा और खुद सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन उन दोनों ने ही ये नहीं देखा कि कोई अंधेरे से उन्हें देख रहा है। इधर जेफ को कुछ दवाइयां और एक जैकेट मिली जो उसने पहन ली। फिर उसे एक कैबिनेट मिला जिसमें जरूरत का काफी सामान था। वहीं नीचे ड्यूई को भी कुछ खाने को मिला, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा तो एक जाल में फंसकर खत्म हो गया। उधर फिंच की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके रोबोट वहां मौजूद नहीं थे। उसे एहसास हुआ कि वो मुसीबत में है, इसीलिए उसने कमजोरी की हालत में भी अपना सूट पहना और बाहर निकल पड़ा। कुछ ही पलों में वो ड्यूई तक पहुंच गया। उसकी ऐसी बुरी हालत फिंच से देखी नहीं गई, इसीलिए उसने ड्यूई का पावर बटन ऑफ कर दिया। उसी पल उसे किसी के आने की आवाज आई तो वो हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि जेफ था। फिंच ने उसे खूब डांटा क्योंकि जेफ ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर जाल बिछाया गया है। अचानक उन्हें पास से शोर सुनाई दिया तो वो तुरंत भागने लगे। फिर सीढ़ियों पर फिंच बुरी तरह खांसने लगा और अपने घुटनों के बल गिर गया, पर वो आवाजें तेजी से उनके करीब आ रही थी। तो जेफ ने फिंच को उठाया और दोनों तुरंत बिल्डिंग से बाहर आ गए। फिर वो जल्दी से आरवी तक पहुंचे और फटाफट वहां से भाग निकले। कुछ घंटों बाद जब रात हुई तो आखिरकार फिंच का ध्यान गया कि गाड़ी में कोई तो उनका पीछा कर रहा है। जेफ के पास नाइट विजन थी और वो अंधेरे में भी गाड़ी चला सकता था, इसीलिए उसने गाड़ी की सभी लाइटें बंद कर दी, मगर फिर भी वो गाड़ी उनके पीछे ही थी। फिर उन्होंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, पर तभी फिंच की नजर सामने मौजूद अंडरपास पर पड़ी तो उसने ऐन वक्त पर स्टीयरिंग घुमाकर आरवी को सड़क से उतार दिया। जेफ ने फिंच को समझाया कि आरवी की हाइट अंडरपास से ज्यादा है, हम वहां फंस जाएंगे, मगर फिंच घबराहट में आरवी चलाता रहा ताकि वो उसे अंडरपास के नीचे छुपा सके। खैर जेफ की बात बिल्कुल सही निकली, मगर अब अंडरपास से टकराने की वजह से आरवी के छत पर लगे सोलर पैनल खराब हो गए। अब वो खराब हो ही गए थे तो जेफ ने पूरी ताकत से धक्का देकर आरवी को पूरी तरह अंडरपास के नीचे छुपा दिया। अब वो सब काफी डरे हुए थे और पीछे वाली गाड़ी के निकलने का इंतजार करने लगे। तब जेफ ने देखा कि फिंच खुद को बचाने के लिए एक बंदूक भी रखता है। खुशकिस्मती से वो गाड़ी चली गई और फिंच ने बाहर आकर आरवी में हुए नुकसान को देखा। वो खुद को कोसने लगा कि अब तो मैं इसकी मरम्मत भी नहीं कर सकता। वो समझ चुका था कि अब हम इस हालत में सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाएंगे। तब जेफ ने उसे हौसला देने की कोशिश की, मगर फिंच ने गुस्से में अपना आपा खो दिया। वो उसके ऊपर ही चिल्लाने लगा, मगर जेफ ने हिम्मत नहीं हारी और आरवी में जाकर कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम कुछ कर लोगे। तब फिंच ने उसे एक बार फिर एक कहानी सुनाई।
शुरुआत में सोलर फ्लेयर के धमाके के बाद लोग अभी नए तौर तरीकों से जीना सीख ही रहे थे। तब फिंच एक सुपरमार्केट में पहुंचा और उसे नूडल्स का एक बैग मिला, लेकिन फिर उसने एक माँ बेटी को देखा जिनका कार्ट सामान से भरा पड़ा था। उस बच्ची के हाथों में बंदूक थी और उसकी माँ बार बार उसे यही कह रही थी कि अगर कोई भी दिखाई दे तो गोली मार देना। अब मौत के डर से फिंच वहीं छुपा रहा, लेकिन उसी समय एक गुंडा शॉटगन लेकर वहां पहुंच गया और उन दोनों से सामान मांगने लगा, लेकिन खींचातानी में उस गुंडे ने कई गोलियां चला दी। जब तक फिंच बाहर आया तब तक माँ बेटी दोनों मर चुके थे, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने बच्ची का बैग देखा तो उसमें से एक सहमा हुआ पिल्ला निकला। उस दिन फिंच ने इस पिल्ले को अपनाकर उसका नाम गुडईयर रखा और हमेशा उसकी हिफाजत करने का फैसला किया। उसी दिन से उसने फैसला किया कि वो किसी पर विश्वास नहीं करेगा। खैर फिर अगली सुबह फिंच आराम कर रहा था और जेफ आरवी चला रहा था। तब जेफ ने पोस्ट कार्ड चेक किए तो पता चला कि सैन फ्रांसिस्को वाला कार्ड फिंच के पिता ने साइन किया था और साथ ही बाकी पोस्ट कार्ड्स तो एकदम खाली थे। उसी पल अचानक कंप्यूटर ने सूचना दी कि यहाँ की यूवी रेज उतनी खतरनाक नहीं है और तभी अचानक एक तितली आरवी से टकरा गई। जेफ को कुछ भी समझ नहीं आया, इसीलिए उसने आरवी रोककर फिंच को उठाया। फिंच ने हैरान होकर अपना हाथ बाहर निकाला तो वो जला नहीं। ये देखते ही वो खुशी से झूम उठा और सूरज की धूप का मजा लेने बाहर आ गया। जब उसने आसपास तितलियां और एक फूल देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कई घंटे तक सफर करने के बाद उन्हें पास के इलाके में कई पेड़ पौधे दिखाई देने लगे। इस बात की खुशी मनाने के लिए फिंच ने अपना खास सूट पहना और आरवी रोककर सूरज की धूप में पिकनिक करने बैठ गया। तब जेफ ने कहा कि उसने कल रात उन सबको ब्रिज पर खड़े देखा था। ये सुनकर फिंच काफी खुश हुआ क्योंकि जेफ अब इंसानों की तरह सपने देखना सीख गया था। तब जेफ ने उससे पूछा कि तुमने पोस्ट कार्ड के बारे में झूठ क्यों कहा? तो फिंच ने उसे एक नई कहानी सुनाई। जब वो बच्चा था तो उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता की रगों में वाइकिंग्स का खून है। फिर फिंच ने जेफ को वाइकिंग फ्यूनरल की एक तस्वीर दिखाई। फिंच के पिता उसके पैदा होने से पहले ही चले गए थे क्योंकि वो एक इंजीनियर थे जो बड़े बड़े पुल बनाया करते थे और अपने काम के चलते उन्हें अलग अलग देशों में जाना पड़ता। फिंच ने कभी उनसे बात नहीं की, लेकिन फिर उसके 15वें जन्मदिन पर उसे एक पोस्ट कार्ड मिला। उसके पिता ने लिखा था कि एक दिन वो अपने बेटे से मिलना चाहेंगे और फिंच ने इसी खास मौके के लिए ये सूट खरीदा था। खैर बदकिस्मती से उसके बाद उसे अपने पिता की कोई खोज खबर नहीं मिली। ये कहानी जेफ को बड़ी दिलचस्प लगी। उसने कहा कि अगर हम जल्दी निकले तो 18 घंटों के अंदर अंदर गोल्डन गेट पहुंच सकते हैं। वहीं का पोस्ट कार्ड भेजा था ना तुम्हारे पापा ने। मगर फिंच ने उसे याद दिलाया कि उसकी हालत कैसी है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, थोड़ी देर में मरने वाला है। फिर उसने एक बॉल फेंककर जेफ को गुडईयर के साथ खेलना सिखाया, मगर जब जेफ ने बॉल फेंकी तो भी गुडईयर वापस लाकर फिंच को ही देता था क्योंकि वो अभी भी जेफ पर विश्वास नहीं करता था। तभी अचानक फिंच की खांसी में बहुत सारा खून आने लगा। जेफ ने उसकी मदद करने की कोशिश की पर फिंच ने कहा कि तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। फिर उसने जेफ से हाथ मिलाया और उसे गले लगा लिया। आखिरकार फिंच आरवी में जाकर लेट गया और गुडईयर उसके पास चला गया। जेफ बाहर ही रुककर सामान इकट्ठा कर रहा था, मगर जैसे ही सूरज डूबा उसे गुडईयर के रोने की आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि फिंच मर चुका है। आखिरकार उसके सम्मान में जेफ और गुडईयर ने उसे भी सूट के साथ ही जलाकर बिल्कुल वाइकिंग्स वाला फ्यूनरल दिया। पहले तो जेफ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या करना चाहिए, पर जल्द ही उसे याद आया कि उसने गुडईयर की देखभाल का वादा किया है। उसने गुडईयर को खाना खिलाया और फिर बॉल फेंकी तो गुडईयर पहली बार बॉल वापस उसके पास ही लेकर आया। जल्द ही वो खेलते हुए एक दूसरे के दोस्त बन गए और गुडईयर ने जेफ को गले भी लगा लिया। आखिरकार वो फिर से रास्ते पर निकल पड़े क्योंकि वो फिंच की मंजिल तक पहुंचना चाहते थे। अंत में जब वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचे तो जेफ ने फिंच की याद में एक मेमोरियल बनाया और गुडईयर के साथ गोल्डन गेट देखने गया। वहाँ की खूबसूरती देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। साथ ही उसने वहाँ लोगों के मैसेजेस देखे जो उन्होंने अपने परिवार के लिए छोड़े थे। ये सब देखकर जेफ ने गुडईयर से कहा कि उन्हें इन बचे हुए लोगों को ढूंढकर उनकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार उसने एक पोस्ट कार्ड पर अपनी टीम की ड्राइंग बनाकर टांग दी और गुडईयर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।